गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज देखेंगे पॉलिटी का प्रश्न और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ इसको कवर किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे यह घटना चक्र का बुक है और न्यू एडिशन बुक है। यह 2024 एडिशन का बुक है और बीपीएससी, बीएसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन इसमें रहता है। तो आप लोग अच्छे से एक बार ज़रूर देखते चलिए। इसको सभी पार्ट बाई पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो आज इसमें सभी फुल एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे पॉलिटिक कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो की एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले आप लोग को इतिहास का भी कंप्लीट किया जा रहा है। भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र कंप्लीट हो गया है। बायोलॉजी भी स्टार्ट है। तो आप लोग प्रतिदिन देखिए, यहाँ 10 बजे और एक 8 बजे वीडियो अपलोड होती है सुबह में। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का प्रश्न। यहाँ पे है, पहला प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से प्रश्न यहाँ पे होगा। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई है यह 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को। आगे यहाँ पे इसके फुल डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। आगे देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। यह लगा था कितना, तो यहाँ हो जाएगा कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और यह देखिए कि 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्री में और 2023 में ही पूछा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे यहाँ पे 3 और प्रश्नों को देखते हैं। 3 नंबर में है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो क्यों लिया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 इसका सही हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए यह 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। आगे इसका देख लेते हैं हम लोग डिटेल्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया। देखिए, भारत का संविधान जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो यह सी हो जाएगा ऑप्शन में कि संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे है कि भारत का संविधान सभा द्वारा ग्रहण किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकार किया। आगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो कब अंगीकृत किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में
कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। संविधान को अपनाने और उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंततःकालीन, संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपलब्ध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अंततः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। आगे यहाँ देखते हैं 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारतीय संविधान द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है यह आपको ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ अब यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन इस समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से कौन एक जो थे इस सदस्य के समिति नहीं थे? तो जवाहरलाल इसके नहीं थे। बाकी एन गोपालास्वामी अयंगर थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे यानी के.एम. मुंशी थे और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे। ठीक है, आगे इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन पूरा थे जो। ठीक है, 7 कुल टोटल थे। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति, ठीक है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह थे, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी हो जाएगा यानी के.एम. मुंशी हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन से पहले अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे और उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बम्बई यानी मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं संविधान का स्रोत देखेंगे कि कहाँ कहाँ से संविधान का स्रोत लिया गया है, किस किस देश से। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी यहाँ पे जो कानून के समक्ष समानता है वह किस देश से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से लिया गया, सॉरी यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, कानून के समक्ष समानता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। आगे इसके बारे में देखते हैं
कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य यानी भारत अपने सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समानता संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि यह नागरिक या विदेशियों के लिए समान रूप से लागू होता है, यानी कि नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए भी यह चीज़ लागू होगा। यहाँ विधि के समक्ष समानता की ब्रिटिश परंपरा, यानी चूँकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, से लिया गया है। यानी ब्रिटेन की जो संविधान है वह अलिखित है, लिखित नहीं है। कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से लिया गया। अगर यहाँ पे रहता कानून के समान संरक्षण की अवधारणा तो अमेरिका से है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे है कि विधि के समक्ष समानता है, तो यह ब्रिटेन से, ठीक है। चलिए आगे 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2 नंबर में हो जाएगा, 2 नंबर में है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई। तो देखिए यह जो आया है यह ऑप्शन बी हो जाएगा कि फ्रेंच यानी फ्रांस की क्रांति से आई है, ठीक है। देखिए 1789 ईस्वी में संपन्न फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश अराजक राजतंत्र के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी और इस क्रांति का सूत्र वाक्य स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर में है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको, ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे फुल डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा जो है आयरलैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता जो अन्य देश से ली गई है उसको हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। यहाँ देश है और यहाँ विशेषताएं हैं, ठीक है। देखते हैं सभी को विशेष यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया गया है वो सभी देखेंगे। देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसदीय सरकार की जो सरकार है, संसदीय सरकार जो होती है वह लिया गया है ब्रिटेन से। विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, मंत्री परिषद ली गई है और द्विसदनीय विधायिका लिया गया है, ठीक है। द्विसदनीय विधायिका जैसे कि यह होता है आपको विधान परिषद और विधानसभा, यह द्विसदनीय व्यवस्था है। आगे देखते हैं आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाता है, वह आयरलैंड से ही लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं राज्यसभा में सदस्यों का नामित किया जाता है, यह जो लिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो यह आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलता है 61 अनुच्छेद के तहत, यह लिया गया आपको अमेरिका से। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्य जो होता है वह लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाने वाली जो प्रक्रिया है वह लिया गया है यूएसए से ही। मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट, ये सब जो कोर्ट की न्याय जो स्वतंत्रता है वह सभी लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की स्वतंत्रता जो यह लिया गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो लिया गया है यह भी लिया गया है अमेरिका से ही। चलिए सब याद रख लेना है। आगे देखते हैं कनाडा से देखते हैं परिसंधात्मक व्यवस्था है। केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह लिया गया है कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार यह कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। अनुच्छेद 108 है, संयुक्त सदन की बैठक होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है करता है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ठीक है। तो यह जो है आपको लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं यानी सोवियत यूनियन वर्तमान रूस, ठीक है, सोवियत संघ कहिए या रूस कहिए, ठीक है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। प्रस्तावना में अभिव्यक्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की अवधारणा
यह लिया गया है रूस से ही, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा यह मौलिक कर्तव्य के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे फ्रांस का है और फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। देखिए, गणतंत्र का सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता तथा भाईचारे संबंधी विचार जो लिया गया है, यह लिया गया है कहाँ से, तो यह फ्रांस से लिया गया है, जो कि प्रस्तावना में यह अभिव्यक्त किया गया है। कौन कौन, स्वतंत्रता, समानता और यह भातृत्व, जो भाईचारे का संबंध जो है यह प्रस्तावना में निहित किया गया है, यह फ्रांस से ही लिया गया है। जर्मनी से देखते हैं कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। देखिए, जर्मनी से यहाँ पे लिया गया है क्या, तो आपातकाल, ठीक है। आपातकाल से संबंधित जो लिया गया है वह हो गया जर्मनी से। दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तथा संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा लिया गया है जापान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया। देखिए, मौलिक अधिकार है, यह हो जाएगा आपको सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी यूएसए से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे नीति निर्देशक तत्व होते हैं, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। फिर मौलिक, देखिए मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह यूएसए से लिया गया है। फिर संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत राज्य का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया है, तो यह कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन ये जाएगा 2 में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मौलिक अधिकार अमेरिका और संघ एवं राज्यों के बीच जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया, और ये डी वाला 2 में कनाडा में जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 नंबर प्रश्न है। 6 में है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व की बात किया गया है, ठीक है, तो यह आयरलैंड से हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर में है कि भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है। संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। जनहित याचिका की धारणा जो हुआ है यह हो जाएगा आपको अमेरिका गणराज्य से। देखेंगे यहाँ पे संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियाँ सम्मिलित है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के दौरान कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई है और उसके संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर है कि भारतीय संविधान में यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, 400 से अधिक आर्टिकल्स है, ठीक है, 400 से अधिक यहाँ पे अनुच्छेद है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, तो भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है, तो यहाँ पे देखिए सही नहीं कोई दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि धारा की अगर बात किया जाए या अनुच्छेद की बात किया जाए तो 395 होनी चाहिए था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे शामिल कोई भी अनुच्छेद में नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर में हो जाएगा कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो यह अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी 13 अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे है कि संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का छीनता या न्यून करता हो, यानी छीन लेता हो या तो उसको कम कर देता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 245 में संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो 300 किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से हो जाएगा। ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद व कार्यवाहियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायाधीश का उल्लेख है। भारत का महान्यायाधीश क्षेत्र में उल्लेख है। 7 नंबर प्रश्न है कि किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाज़त देता है, यानी अपनी भाषा में बोलने का इजाज़त देता है, वह अनुच्छेद हो जाएगा 120(1) के तहत। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पे अनुसूचियाँ स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखते हैं अनुसूची से संबंधित प्रश्न होगा। अब तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मिलान करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संघ सूची जो है, संघ सूची में कितने प्रविष्टियाँ हैं, तो इसमें आपको 97 प्रविष्टियाँ हैं। और यहाँ पर राज्य सूची में कितना है, तो 66 प्रविष्टियाँ हैं। और समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि संघ सूची में 97 प्रविष्टियाँ थी। वर्तमान में गणना अनुसार 98। संघ सूची में 66 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना अनुसार 59। समवर्ती सूची में, राज्य सूची में 66 था, समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना अनुसार 52। आगे देखते हैं 2 नंबर है कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार डैश यानी किसके, तो यहाँ पर राज्य सूची, भूमि सुधार जो हो जाएगा राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। चलिए आगे देखते हैं। 3 और प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। तो यह ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कि संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान यानी शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्य के मंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तथा संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञाओं के प्रारूप दिए गए हैं। 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो समवर्ती सूची में हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है। बाकी और आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके डिटेल्स। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषय को केंद्र और राज्य के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्नों को। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची अनुसूची में शामिल नहीं है।
ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यानी खेल यानी ग्रामीण खेल जो है यह जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय है, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन है, लघुवन उपज जो है, मत्स्य उद्योग आदि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो यह ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, समवर्ती सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 में के तहत इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्नों को कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, चौथी यहाँ पे हो जाएगा अनुसूची में, चौथी अनुसूची इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीट के आवंटन के बारे में उल्लेख है। भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजित है तथा इनमें से 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। 8 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों को शासन और हित की सुरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों को शासन और हित की सुरक्षा के संबंधित है और भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया और इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि वह प्रति वर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 9 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए 10वीं अनुसूची जो हो जाएगा यह दल बदल प्रतिषेध विधायन से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए कि नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशवपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगरपालिकाओं के 243(ब) के अंतर्गत शक्तियाँ प्राधिकारों एवं उत्तरदायियों का आवंटन किया गया है और जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6वीं एवं 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल है, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ देखते हैं उद्देशिका यानी प्रस्तावना। देखिए यहाँ पे प्रस्तावना है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें देखना है कि कौन सा क्रम इसका सही है। तो ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा, सार्वभौम हो जाएगा, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ये ऑप्शन आपको सही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं और यह भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं और इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में
नहीं थे और इन्हें 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, यह जोड़ा गया है। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द यह है, संविधान में उल्लिखित जो है यह है, यानी कि यह था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह उल्लेख था, लेकिन बाद में यह जोड़ा गया था। चलिए आगे यहाँ दोनों और प्रश्नों को देखते हैं। दोनों और प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको एक सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। सी में क्या है, सी में हो जाएगा कि एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, यह घोषित किया गया भारत को। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कि हम भारत के लोग शब्द से। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे है कि शब्द पर विचार करें। यहाँ पे ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। पहले कौन हो जाएगा, तो सार्वभौमिक हो जाएगा। सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 5वें प्रश्नों को कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी दिया गया है, सम्मिलित नहीं किया, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है, धर्मनिरपेक्षता, इसको शामिल पहले नहीं किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूलतः भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। तो यह वर्ष 1946 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें देखिए कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। समाजवादी जोड़ा गया है, यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया है। और यह जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को 3 को जोड़ा गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना वर्णित करता है। आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है, यह मौलिक अधिकार का, यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे जो 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, उद्देशिका को कहा जाता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे अब देखते हैं शासन प्रणाली। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा शासन प्रणाली का कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो यह ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा कि प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। ठीक है, संघीय है प्रकृति में लेकिन भावना में एकात्मक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यह आपको नेक्स्ट वीडियो में यह देखने को मिलेगा। वीडियो शासन प्रणाली से आगे का वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे, तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।